अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सबसे पहले आती हैं टेंजिबल आइटम्स। क्या आती हैं? टेंजिबल आइटम्स, जैसे प्रोडक्शन गुड्स हो गए, प्रोडक्शन सर्विसेज हो गई, या आपने कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट पे दे दी किसी को, या आपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ये इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो बायोलॉजिकल एसेट्स पे नहीं लगता। बायोलॉजिकल एसेट्स मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स मीन्स जिनकी लाइफ है, असली में जो जिंदा रहती है चीज़ें। वेस्टिंग एसेट्स पे भी नहीं लगता, जैसे कि मिनरल एक्सट्रैक्ट करना, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करना, अपनी अर्थ से डग आउट करना, इनके ऊपर नहीं लगता। और फाइनेंस लीज पे भी नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है उन्होंने, लीज। क्लियर है? ओके। बियरर प्लांट्स पे भी, बियरर प्लांट्स इंक्लूडेड होते हैं AS 10 में। अब बियरर प्लांट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे कोकोनट ट्री है, वो कितने सालों तक हमें क्या देता है? कोकोनट वाटर देता है या कोकोनट देता है, ठीक है। जो कोकोनट है वो AS 10 में काउंट नहीं होगा, लेकिन जो कोकोनट ट्री है वो AS 10 में काउंट होगा। मैंगो ट्री जो उसका प्रॉपर वो है टिम्बर जिसको आप बोलते हो, वो AS 10 में काउंट होगा, क्योंकि वो बार बार हर साल फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो मैंगोज हैं वो बियरर प्लांट्स में काउंट नहीं होते। एनी डाउट्स? उसके बाद जैसे वीट और राइस क्रॉप होती है, हम वीट को खा लेते हैं, और जो वीट का वेस्ट बचता है वो भैंसे या गाय खा लेती है, ऐसा नो, तो वो भी काउंट नहीं होगा। एनी डाउट्स? जो खत्म हो रही है चीज वो काउंट नहीं हो रही, जो भी बहुत सालों तक रहने वाली है, 10 साल 12 साल तक मैंगो ट्रीज रहेंगे, वो काउंट होंगे। एनी डाउट्स? PPE की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स शुड बी डिराइव्ड। अब जैसे मैंगो ट्री है या कोकोनट ट्री है, उससे हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। हर साल मैंगो आएगा, हम उसको बेच के बेनिफिट लेंगे। तो जो मैंगो ट्री है दैट इज व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा, द कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबल, वेरी रिलायबल। जो उसकी कॉस्ट निकालनी है वो रिलायबल मेथड से निकालनी चाहिए, ठीक है। अब कॉस्ट क्या होती है? एक होती है इनिशियल कॉस्ट, जिस पे आपने वो चीज़ एसेट को खरीदा होगा या आपने बनाया होगा खुद से, जिसको बोलते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? अगर मान लो जैसे मान लो मैंने कोई एक बिल्डिंग बनाई, उसमें एक और रूम ऐड करा, जिससे मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, जिससे मेरे को और प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, तो वो भी कॉस्ट बिल्डिंग में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने नॉर्मल से रिपेयर कराई है, जिससे मेरी बिल्डिंग की वैल्यू में एडिशन नहीं हुआ, तो वो कैपिटलाइज नहीं होगी, वो P&L में चली जाएगी। वो एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ा रही, वो किस में चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया? उसके बाद PPE इज एक्वायर्ड बाय आइदर पेमेंट ऑफ कैश, अगर आपने कोई भी इक्विपमेंट लिया है, आपने कैश दिया होगा, या उधार पे लिया होगा, ठीक है। तो PPE इज एक्वायर्ड बाय इधर कैश और ऑन क्रेडिट, या सेल्फ कंस्ट्रक्शन, या कई बार ना कंपनीज एक्सचेंज भी कर लेती हैं एसेट्स को, बार्टर सिस्टम, ठीक है। उसको बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स। क्या बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स। अब केस 1 करने जा रहे हैं कि आपने कैश पे लिया या क्रेडिट पे लिया, ठीक है। देखो जो बेसिक परचेज प्राइस होगा, बेसिक परचेज प्राइस आपने कैश पे लिया, मान लो मैंने एयर कंडीशनर 1.5 लाख का लिया, तो वो मेरा बेसिक परचेज प्राइस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मुझे बुक में मैं ढूंढिए। नॉन रिफंडेबल टैक्स ड्यूटीज, अगर आपने कोई ऐसा टैक्स पे किया है जो नॉन रिफंडेबल है, जिसमें आपको कोई सब्सिडी वगैरह रिटर्न नहीं होगा, कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपकी कॉस्ट तो लग रही है ना, वन टाइम कॉस्ट, तो वो ऐड हो जाएगी, उसकी कॉस्ट में ऐड करनी है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है। थर्ड जो चीज़ ऐड करनी है, सेकंड चीज़ सॉरी, इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट। पहली बार जब AC मेरे घर आया, उसके ऊपर जो डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं वो भी उसकी कॉस्ट में, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा है ऐड इंस्टॉलेशन चार्जेस, वही है। उसके बाद साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, अगर आपने साइट को प्रिपेयर करने के लिए कोई कॉस्ट लगाई, जैसे AC की वायरिंग हुई पहली बार, तो वो 2 मीटर फ्री देते हैं, बाकी की वायरिंग मुझे खुद लगवानी पड़ेगी, तो वायरिंग कॉस्ट भी उसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया? इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बोल सकते हो उसको। प्रोफेशनल फीस, अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोई आर्किटेक्ट रखा होगा, उसकी कोई प्रोफेशनल चार्जेस होंगे, एसेट बड़ी बन रही है, तो उसकी भी कॉस्ट क्या हो जाएगी उसमें? बोरोइंग कॉस्ट, अगर आपने लोन लिया है अकॉर्डिंग टू AS नंबर 16, वो बोरोइंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? ऐड। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग होता है जब 10 साल बाद मुझे पता है कि AC यहाँ से हटाना है, तो अब 10 साल के बाद वाली कॉस्ट अभी कैसे इंकर करें, उसके लिए हम वही FF में जो पढ़ा है प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसकी, 10 साल बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वो भी क्या कर देंगे ऐड। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो मे बी तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू उसकी एन्युटी वैल्यू दे देंगे, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द डायरेक्ट वैल्यू कि अगर उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट आज 1 लाख है,
10 साल बाद की एन्युटी वैल्यू 0.00234 है, तो उनको मल्टीप्लाई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। एनी डाउट्स? ये सारी कॉस्ट्स को क्या कर देना है हमने, ऐड। चलिए आगे, अब ध्यान से सुनना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टेस्ट रन्स एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन आफ्टर नेट प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस। देखो, जैसे मान लो एक मेट्रो है, मेट्रो बन गई आज, क्या सीधा उसको पटरी पे उतार देंगे? उसके ऊपर हम टेस्ट रन करेंगे, उसके जो डब्बे बनाए हैं पहले हम उसको बाकी ट्रेन के साथ जोड़ के एक बार चेक करेंगे, तो वो जो हमारी कॉस्ट है क्या वो ऐड होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। टेस्ट रन ऐड होगी, बिल्कुल सही, ऐड होगी, जो भी एक्सपेंडिचर आपने इस पे इनकर किए। उसके बाद है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ध्यान से सुनना है पॉइंट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? जैसे मान लो तुमने कोई एसेट परचेज करी, ठीक है, अब तुमने वो खर्चा जो किया है वो डायरेक्टली पता लग रहा है कि इसी एसेट के ऊपर किया है, तो वो ऐड होगी। अगर उससे खर्चा इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है तो वो ऐड नहीं होगी। एक लाइन पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट टू लोकेशन नेसेसरी टू ऑपरेट फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। अगर तो वो उस पर्पस से रिलेटेड है बिल्कुल डायरेक्टली तो ऐड करेंगे, अगर पर्पस से दूर दूर है तो ऐड नहीं करेंगे। एनी डाउट्स? उसके बाद है सब्सीक्वेंट प्राइस एडजस्टमेंट। अब मान लो तुमने डॉलर्स में लोन लिया है और डॉलर का रेट क्या हो गया, या ऊपर हो गया या नीचे। फॉरेन एक्सचेंजेस का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी अलाउ करता है यहाँ पे, या तो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ाएगा या तुम्हारी कॉस्ट कम करेगा। तो इसको हम ये भी बोलेंगे ऐड होगा, ये ऐड भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी डॉलर की वैल्यू ऊपर गई है या नीचे, ठीक है। उसके बाद है चेंजिंग ड्यूटीज ऑफ सिमिलर आइटम्स। अगर आपने कोई भी टैक्सेस, वो भी अगर बाहर से मंगाई चीज़ है तो फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स लगेंगे, तो उसके लिए भी ड्यूटीज चेंज हो जाती हैं कई बार, या टैक्स का रेट बढ़ गया, गवर्नमेंट ने किसी से रेट बढ़ा दिया, तो वो कॉस्ट भी आप या ऐड करोगे या माइनस करोगे। अगर टैक्स कम हो गया तो माइनस। क्लियर है? उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट, ये दोनों चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, माइनस। गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया, गवर्नमेंट ने आपका प्राइस पे करा है, आपने तो नहीं करा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ तक जो करके आएगा वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट। उसके बाद है जनरल ओवरहेड्स एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंडिचर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट। तो जनरल ओवरहेड है वो हमारी एसेट्स रिलेटेड नहीं है, जनरल है वो, तो वो हमारी एसेट वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, भाई जो मैंने अभी बताया, अगर तो वो एक्सपेंस बेटा डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी एसेट के साथ तो ऐड होगा, अगर डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है तो ऐड नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंसेस वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड इफ द पीपी इज नॉट कंस्ट्रक्टेड और रिक्वायर्ड। मतलब अगर मान लो, समझ आया? बताओ, अगर मैं अगर वो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो मेरे लिए खर्चा ना हो, तो जब खर्चा हो ही नहीं रहा तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम ये नहीं मानेंगे कि वो हमने बिल्डिंग रेंट पे ले ली एक नया शोरूम खोलने के लिए, तो वो बिल्डिंग का जो एक्स्ट्रा रेंट तुमने पे करा है क्या वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एसेट है, वो P&L में जाएगा। ये डिपेंड करता है कि वो बिल्डिंग तुम्हारे बिजनेस से कैसे अफेक्ट कर रही है, नया आउटलेट खोल रहे हो या अपने पुराने आउटलेट की सर्विस कर रहे हो। यही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ। मशीनरी स्पेयर्स, स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो स्पेयर पार्ट्स हो गए, स्टोर्स हो गए, ये सारा कुछ पीपीई में कैसे काउंट होगा कैसे नहीं, ध्यान से सुनना। मशीनरी स्पेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई ओनली इफ इट सैटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ पीपीई। मतलब अगर आपके स्पेयर पार्ट से या रिपेयर से आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई जिससे आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलेगा, तब तो वो पीपीई में कैपिटलाइज होगा, ऐड होगा। लेकिन अगर वो एक नॉर्मल रिपेयर है तो आप उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में नहीं डालोगे, उसको P&L में फेंक दोगे, जस्ट लाइक अदर एक्सपेंस। क्लियर है? सो इन शॉर्ट अभी तक जो भी पढ़ा है वो ये है, जितने की एसेट खरीदी उस पे जितने इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, जितनी टेस्टिंग कॉस्ट है वो सब ऐड होगा, ठीक है। आर्किटेक्ट की फीस हो गई ऐड होगी, डिस्मैंटलिंग चार्जेस ऐड होंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है उसको इंस्टॉल करने की वो ऐड होगी। लेकिन जो जनरल खर्चे हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है वो ऐड हम नहीं करेंगे। और डिस्मैंटलिंग कॉस्ट स्क्रैप के टाइम पे होता है जब हम उसको उखाड़ेंगे वहां से, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उसकी। एनी डाउट्स? चलें आगे। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई मतलब हमने खुद बनाया। तो अब देखो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड में जो अमाउंट आपने इनकर किया होगा कंस्ट्रक्शन के अंदर वही हम कंसीडर करेंगे। जो भी अमाउंट आपने इनकर किया होगा एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन में 10 लाख लगे तो 10 लाख की कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है। आशु प्लीज ध्यान दो। ऑल अदर कॉस्ट दैट कैन बी एलोकेटेड टू कंस्ट्रक्ट द एसेट और बोरोइंग कॉस्ट। अगर आपने कोई और खर्चा किया है उसको कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने के लिए वो भी ऐड होगा। अगर आपने लोन लिया है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 के अकॉर्डिंगली वो भी ऐड होगा। तीन चीजें, एक्चुअल कॉस्ट,
additional cost to bring that into construction and borrowing cost. Any doubts? अब very important, ध्यान से सुनना, internal profits are not to be included. मैंने एग्जांपल दिया, ध्यान से सुनो। तो आशिक की फैक्ट्री है प्लाईवुड की, 900 रुपए की प्लाई आई और वो उसको बेचता 1500 की, ठीक है, 900 रुपए की उसकी खुद की कॉस्ट है, पर वो बेचता कितने का है? अब उसने उसी प्लाई को लेके एक एसेट बना लिया, तो अब उसकी एसेट में 900 इंक्लूड करेंगे वैल्यू में या 1500? 900। इंटरनल प्रॉफिट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसका मतलब ये हुआ कि कई एसेट्स अपना उसी में डील कर रही हैं और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके क्या बना रही हैं? एसेट्स बना रही हैं, तो उसमें कॉस्ट लेंगे, प्रॉफिट, इस पे कल क्वेश्चन आ सकता है। एनी डाउट्स? उसके बाद है incidental income before, during or construction of PPE not related in construction of PPE should go to P&L. अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इसको एग्जांपल समझाते हैं। एक लैंड है मेरे पास, उस लैंड के ऊपर हम कोई बड़ी सी एसेट बना रहे हैं, बट मुझे पता है कि इस लैंड को ना पूरा यूज नहीं कर पाएंगे, तो मैंने क्या किया, आधी लैंड को ना लेट आउट कर दिया, आधी लैंड को, अभी मेरी PPE बनी नहीं है, इनिशियल है, स्टेज में बन रही है एसेट, बट उस लैंड को मैंने आधा वोकेट करके लेट आउट करके आशु को दे दिया और आशु ने मुझे रेंट दे दिया 90,000, तो क्या वो मेरी कॉस्ट में से माइनस होगा? नहीं होगा, वो P&L इनकम में चलेगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, लैंड एक्वायर्ड बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट, अगर आपने एसेट को एसेट के साथ क्या कर लिया, मतलब बार्टर सिस्टम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्लास में? कि वो बेच रहे हम एक्चुअली, मतलब रेजिडेंट मतलब अर्निंग के लिए वो एसेट, वैसी एसेट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो मतलब उसका कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर आपने खुद असेंबल करा के अपने अकॉर्डिंगली बनवाया है, एक ही पीस है पूरे वर्ल्ड में जिसके साथ का कोई पीस मार्केट में नहीं है, तो उसको बोलेंगे उसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। ये होता है इसका मीनिंग, एक्टिव मार्केट चीज। सो ट्रांजैक्शन एज अ कमर्शियल सब्सटेंस, यस और नो, ये डिपेंड करता है। अब ध्यान से सुनना, डे टू डे बेसिस पे मार्केट अवेलेबल है या नहीं, डे टू डे बेसिस पे मार्केट अवेलेबल है या, अगर मार्केट अवेलेबल है क्या बोलेंगे, उसका कमर्शियल सब्सटेंस है, अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो क्या बोलेंगे, उसका कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। सो यू मेड अ PPE by assembling, so it's unavailable in the market, so it has no commercial substance। ये मैंने आपकी लैंग्वेज में इसको समझाया। अब बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी के साथ एक एसेट एक्सचेंज कर ली और मार्केट में उसका कमर्शियल सब्सटेंस है, तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? ध्यान से सुनिएगा, उसकी फेयर वैल्यू पे। उसको किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? उसकी फेयर वैल्यू पे। एनी डाउट्स? अगर उसका कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, मार्केट में है ही नहीं, उसकी कॉस्ट इनकर रिकॉर्ड करना बड़ा टफ होगा। अगर हमें तो पता लग जाता ना मार्केट में वो चीज़ है, उसकी फेयर वैल्यू ये है, हम किसी भी थर्ड पार्टी को बुला के उससे वैल्यू करवा लेते भी, इस एसेट की क्या वैल्यू दोगे आप? 2-3 प्रॉपर्टी डीलर्स को बुलाया, उससे बिल्डिंग्स की वैल्यू या कोई भी एसेट की वैल्यू पूछी प्रॉपर्टी वैल्यूअर से, वो बन गई, क्योंकि उसका कमर्शियल सब्सटेंस मार्केट में अवेलेबल है। बट जहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तुम्हारे पास ही वो एसेट है, तुम उसको आगे ट्रांसफर कर रहे हो, बार्टर सिस्टम कर रहे हो, उसके बदले में दूसरी ले रहे हो, तो उसकी क्या कॉस्ट वैल्यू करोगे? नाउ हियर इज अ क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे। मान लो मैंने एक लैंड के बदले में लैंड एक्सचेंज की और उसके साथ एक 10 लाख रुपए और भी दे दिए, तो अब खुद सोचो, जो मेरी लैंड, मेरी वैल्यू, बुक वैल्यू थी उसकी, मैंने उसके साथ और कितने पैसे दिए, तो मेरी न्यू कॉस्ट की वैल्यू क्या हो गई? उसकी बुक वैल्यू प्लस 10 लाख। अगर मान लो मुझे वहां से 10 लाख मिले होते, माइनस होते, समझ गए? तो बुक वैल्यू में अगर तुमने 10 लाख और दिए हैं, ऐड करके वो न्यू वैल्यू बन गई, अगर तुम्हें मिले हैं तो माइनस है उसकी वो वैल्यू बन गई जिस पे आपने इसको रिकॉर्ड किया। एनी डाउट्स? सो कमर्शियल सब्सटेंस जब अवेलेबल होता है तो फेयर वैल्यू लेंगे, अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो जो आपकी बुक वैल्यू है उसमें जितनी तुमने और ऐड करी होगी वो अगर मिले होंगे तो वो क्या करते हैं? माइनस। एनी डाउट्स? उसके बाद सुनो अगला टॉपिक, जो PPE आप एक्वायर करते हो कंसोलिडेटेड प्राइस पे सेवरल आइटम्स। मान लो मैंने 10 लाख की ना 5 मशीन्स ले ली, M1, M2, M3, M4, M5, कंसोलिडेटेड आइटम्स है, इकट्ठी ली है मैंने मशीन्स, यस और नो? तो अब वो 10 लाख को कैसे अपोर्शन करना है, उनकी फेयर वैल्यू की रेशियो। मान लो फेयर वैल्यू M1 की है 2 लाख, दूसरे की है 4 लाख, तीसरे की है 5 लाख, चौथे की 1 लाख, उसके अगले की 1 लाख। फेयर वैल्यू 10 लाख से ऊपर जा सकती है, नो प्रॉब्लम। तो जो आपने एक्चुअल वैल्यू को नोट डाउन करना है वो इन सब की रेशियो निकालेंगे, मेरी निकलेगी 2:4:5:1। फिर 10 लाख को इस रेशियो में बांट के जो जो वैल्यू हर एक मशीन की आएगी उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जब आप एक लॉट उठाते हो मशीन्स का इकट्ठी प्राइस में, तो उनको कैसे वैल्यू करना है हर मशीन को? उनकी फेयर वैल्यूज पे वैल्यू करना है।
क्योंकि हमें ये नहीं पता एक मशीन कितने की आई थी। हम तो ये भी लिख सकते हैं 2 लाख होगी 5 मशीन। नो, रॉन्ग आंसर। हाँ, किसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी, किसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, किसी की लाइफ ज्यादा हो सकती है, किसी की लाइफ तो हमें ये ध्यान रखना। एनी डाउट्स? ओके। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिटवीन रेडी टू यूज एंड पुट टू यूज। मान लो मैंने अपनी एसेट आज तैयार कर ली, लेकिन उसको यूज में 3 महीने बाद करूंगा। अब उन 3 महीनों के बीच में कोई खर्चा हो रहा है, क्या वो मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू में ऐड होगा? क्या मेरी एसेट की वैल्यू में ऐड होगा? नहीं होगा। वो जाएगा P&L अकाउंट में। कहाँ जाएगा? मतलब उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसको ना ट्रैक रन से टेस्ट वाले से मैच मत करो। मेट्रो को मैच किया था, वो चीज नहीं है ये, वो ये चीज नहीं है। जैसे मान लो तेरी एसेट आज क्या हुई, आज डेट क्या है 2 मई, तो यूज कर रही है 8 अगस्त, तो इसके बीच में जो उसका खर्चा होएगा वो P&L में जाएगा, एसेट की वैल्यू ऐड नहीं होगी। जो आज एसेट की वैल्यू बन गई वही रहेगी वैल्यू, ठीक है? एक्चुअल यूज नहीं देखना। इनकम टैक्स में देखते थे हम, यहाँ रेडी टू यूज देखते हैं, यहाँ रेडी टू यूज देखते हैं, पुट टू यूज नहीं देखते अकाउंट्स में। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे। PPE comprises of 2 or more significant components having different useful life will be depreciated separately over its individual useful life. मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एयरक्राफ्ट आपकी बुक में है, एयरक्राफ्ट की बॉडी अलग है, इंजन अलग है। इंजन डिपेंडेंट है बॉडी पे, कल्ला तो उड़ेगा, उड़ जाएगा, लेकिन लोग नहीं बिठा पाएगा। बॉडी इंजन पे डिपेंडेंट है, तो दोनों अलग अलग एसेट्स हुए, तो उन दोनों पे अलग यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंगली क्या लगा सकते हो? और ऐसा भी कर सकते हो, इंजन पे WDV, बॉडी पे SLM, ये भी अलाउ है इस तरह, ठीक है? और एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? मैंने एक और एग्जांपल लिखा है। एक बिल्डिंग है मेरे पास, उसमें लिफ्ट लगी है, बिल्डिंग की वैल्यू अलग, लिफ्ट की वैल्यू अलग, so both will be treated as different PPEs, different assets, different life, different rate of depreciation, and different methods of depreciation can be allowed on that. Any doubts? Significant component is replaced, restored, the old component is reorganized. मान लो लिफ्ट है, लिफ्ट की 10 साल बाद 5 साल बाद मेंटेनेंस होती है, तो वो जो कैबिन है वो चेंज करना चाहते हो, मोटर चेंज करना चाहते हो, उसकी पुली चेंज करना चाहते हो, तो उसकी जो पुरानी वैल्यू है उसको डीऑर्गेनाइज कर दो, बुक्स में से हटा दो, क्योंकि अब नई वैल्यू आ गई ना, तो उसको भूल जाओ कि वो वैल्यू थी हमारे एग्जिस्टिंग की। कैबिन मान लो 1 लाख का था, ठीक है? अब वो रिप्लेस हो गया ना, तो नई वैल्यू रिकॉर्ड होगी, पुरानी वैल्यू गई भाड़ में, डीऑर्गेनाइज, कुछ भी नहीं। सुनो, ओल्ड कंपोनेंट बुक वैल्यू इज रिटन ऑफ बाय पुटिंग इन P&L, खत्म कर दो, जीरो पे ले आओ उसको with depreciation will be हाँ, created. after adjusting the sale value and the cost of new asset which is to be capitalized, new जो वैल्यू आएगी वो हम कैपिटलाइज खत्म कर, माइनस नहीं करनी बेटा, P&L में भेजनी, यही तो मैं बोल रहा हूँ। माइनस कर दी तो तूने कैपिटलाइज में इफेक्ट दिखा दिया ना। कैबिन 3 लाख का आया ना, पुराने वाली वैल्यू बैलेंस शीट में 1 लाख है, 1 लाख P&L में फेंक, जीरो कर दो, ठीक है? समझ आ गया? ये बेची एक तरीके की 1 लाख क्या का। किया गया? ये क्रेडिट होगा ना। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मान लो लिफ्ट का कैबिन 1 लाख का था, मैंने उस कैबिन को रिप्लेस किया, उस बुक वैल्यू उसकी 1 लाख थी, ठीक है? अब मैंने क्या किया, स्क्रैप कर दिया वो कैबिन, 10,000 का बिक गया, तो जो 90,000 का वैल्यू बचा है ना, मैं ये कह रहा हूँ P&L में फेंक दो, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। समझ गए कि नहीं समझे? और जो न्यू कैबिन आया 3 लाख का, वो एसेट साइड में दिखा दो। एनी डाउट्स? हो गया क्लियर? अब चलो, इफेक्ट आ गया, तो इधर भी और उधर जाके डेबिट साइड कर दिया। हाँ जी। PPE का जो एक्सपेंस है, अगर उससे आपकी लाइफ ऑफ एसेट बढ़ती है तो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, अगर नहीं बढ़ती इट इज जस्ट लाइक मनन ने अपनी गाड़ी को ठीक कराया और उस गाड़ी को ठीक कराने से उसकी माइलेज बढ़ गई, तो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। बट अगर माइलेज नहीं बढ़ी, इट इज जस्ट अ रिपेयर, सर्विस कराते हैं हम गाड़ी की, या हर 6 महीने बाद 2 महीने बाद, तो वो क्या है नॉर्मली एक्सपेंस, वो कहाँ जाएगा? P&L। वेरी गुड। सब्सिक्वेंट मेजर ऑफ PPE, देखो 2 मॉडल्स हैं, एक कॉस्ट मॉडल है, एक रिवैल्यूएशन मॉडल है। कई कंपनीज कॉस्ट मॉडल को चूज करेंगे और कई कंपनीज रिवैल्यूएशन मॉडल को चूज करेंगे। जो कॉस्ट को करेंगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट लगाएंगे, जो रिवैल्यूएशन को करेंगी वो 12वीं में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था, वहाँ पे आप एसेट की वैल्यू बढ़ती थी तो क्रेडिट साइड डाल देते थे, कम होती थी तो डेबिट साइड डाल, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, जैसे तुम वहाँ पे बिल्डिंग लिखते थे रिवैल्यूएशन में, अकाउंट में बिल्डिंग, लैंड, यहाँ पे PPE लिखना है, जनरल रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ठीक है? अब आ जाओ रिटायरमेंट ऑफ PPE।
मतलब तुमने एसेट को बेचा नहीं है, तुमने उसको डिस्कार्ड कर दिया कि हम यूज नहीं करें, मैंने ये एसी उतार के बाहर रख दिया, ठीक है, ये है इसका मतलब, बेचा नहीं है। लेकिन अब मान लो जब वो एसेट एक्चुअली में बिकेगी तो कुछ रिजर्व तुमने रिवैल्यूएशन रिजर्व उसका बना के रखा होगा, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी और जितना एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो P&L में भेज दे, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में प्रॉफिट बना के रखा हुआ है उसके ऊपर, और जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ होगा उसको बेचने में वो कौन से में भेज देना, P&L में। लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं प्रॉफिट हो। सो व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ PPE? इट इज नॉट येट सोल्ड बट इट्स नॉट वर्किंग, इट इज वैल्यूड एट WDV और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज, हमने फाइनल अकाउंट्स में टॉपिक्स करेंगे जो हमें क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन, वैसे क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ PPE बट हम बिल्डिंग की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू ऐसे ही करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर याद करो, रीवैल्यूड फिगर को बैलेंस शीट में लिखते थे, ठीक है। तो अगर आपने कोई एसेट को सोच लिया यूज नहीं करना आपसे, उसको आपने उतार के रख दिया, उसकी बुक वैल्यू 10 लाख है, लेकिन आपको पता लगा कि उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 2 लाख है, तो तुम उसको अब 10 लाख पे दिखाओगे, 2 लाख, नो कितने में दिखाओगे, 2 लाख से। अब जब डिस्पोजल करेंगे उसका, वेदर इट वाज रीवैल्यूड और नॉट, जब उसको बेचेंगे एक्चुअली हम ये चेक करेंगे हमने उस एसेट को पहले रीवैल्यू किया या नहीं किया। अगर तो आपने उसको पहले रीवैल्यू नहीं किया तो प्रॉफिट या लॉस P&L में फेंक, ठीक है। लेकिन अगर बेटा आपने उसको पहले रीवैल्यू किया है तो जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो P&L में जाएगा, जो बाकी का बैलेंस है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस जनरल रिजर्व में जाएगा। ध्यान से एग्जांपल के थ्रू समझो, मान लो आपके पास एक एसेट है 10 लाख, आज 2 साल बाद आपने उसको रिवैल्यू कराया तो वो 12 लाख की होगी, तो आपका 2 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो गया, एंट्री याद करो, 2 लाख का रिजर्व क्रेडिट हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व, यस और नो। अब आज तुम उसको 4 साल बाद फिर बेचते हो, वो 13 लाख की बिक गई, ठीक है, तो 1 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, 2 लाख का रिजर्व बढ़ा दो, 1 लाख का एक्स्ट्रा, 12 लाख सोचा था ना बिकेगी, बिक कितने गई, तो 1 लाख P&L में फेंकना है, और 2 लाख का जो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सिंकिंग फंड इन डिबेंचर्स, एंड वाला सिंकिंग फंड का बैलेंस रह गया वो कहां फेंकते थे, जनरल रिजर्व में। क्लियर है? चलिए एंट्री क्या होगी इसकी फिर, कैश अकाउंट डेबिट 13 लाख, टू PPE 12 लाख, टू P&L 1 लाख, वेरी गुड, और जो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हुआ होगा वो डेबिट होके GR में चला जाएगा। क्लियर है? Any change in the method of depreciation is accounted prospectively, आगे से चेंज होगा, and remaining carrying amount over the remaining life, मतलब अगर आपने अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, उसकी लाइफ रिवाइज करी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अगर आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है तो पुराने सारे डेप्रिसिएशंस लगा के देखने हैं कि ज़्यादा लगा दी तो अब P&L की क्रेडिट साइड पे दिखा दो, ओवर डेप्रिसिएशन चार्ज कम लगाइए तो और लगा दो, ये इनकम टैक्स में भी सीखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा बोलने कोई चीज़, अगर आपने कोई एसेट की मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पुराने से की, तो उसकी सारी डेप्रिसिएशंस SLM के अकॉर्डिंगली पहले कैलकुलेट करो, फिर लगाना आप WDV से, सपोज तो WDV से कंटिन्यू करो, फिर अब देखो कि तुमने ज़्यादा लगाई थी कि कम लगाई थी, अगर ज़्यादा लगाई थी तो P&L की क्रेडिट में डाल रहे इनकम बढ़ गई, अगर कम लगाई थी तो डेबिट। जी बोलना होगा ना कि पुराने डेट से, हाँ, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है यूज इट फ्रॉम पर्सपेक्टिव, आगे से ही चेंज करो, पुराने से नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, डिपेंड करता है मैनेजमेंट की स्कीम पे वो कौन सा मॉडल चूज करते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व बना के रखना, पर जो भी मॉडल आप यूज करते हो वही कंसिस्टेंसी में आपको करना पड़ेगा। आपने कंसेप्ट भी पढ़ा था कंसिस्टेंसी कि जो भी आप चूज करते हो फिर हर बार वही करना है। अगर आपने स्टार्टिंग से कॉस्ट यूज किया तो कॉस्ट यूज करना है, अगर आपने स्टार्टिंग से रिवैल्यूएशन यूज किया तो रिवैल्यूएशन ही करना है। एनी डाउट्स? जो मेजर एसेट्स की रिप्लेसमेंट होती है या जो एडिशन होती है, जो ओवरऑलिंग खर्चा होता है शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रिसिएशन शुड बी ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब फॉर्मूला ऑफ SLM, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। क्लियर हो गया? The combination of depreciation methods can be used for individual PPE having more than one component. जैसे एयरक्राफ्ट का मैंने अभी एग्जांपल दिया, सेम पॉइंट, बॉडी पे अलग डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, इंजन पे अलग हो रही है, लिफ्ट पे अलग हो रही है, बिल्डिंग पे अलग हो रही है। If depreciating asset value is immaterial, then entity can put 100% value in the year of purchase.
अगर आपको लगता है कि इसकी डेप्रिसिएशन हर साल क्या ही निकालनी है, मेरे को इतना यूजफुल नहीं है एसेट, तो आप 100% आप वो डेप्रिसिएशन P&L में डाल के ये लिख सकते हो कि मेरी एसेट की वैल्यू क्या होगी अगले साल, जीरो। एनी डाउट्स? क्लियर हो रहा है? इनकम टैक्स को दिखाना पड़ेगा कि वाकई में ये है। साइंटिफिक रिसर्च 100% रिडक्शन अलाउड। चलिए, शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 says that lays down the useful life, but the company can increase or decrease the life of the asset according to the need. शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि इस एसेट की इतनी लाइफ है, आप उस पर अडॉप्ट कर सकते हो, पर अगर आपकी कंपनी को लगता है नहीं 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 ये गलत लिखा है, मेरी एसेट तो 50 साल और काम कर जाएगी, तो आप अपनी प्रोविजन दिखा सकते हो इनकम टैक्स वालों को भी, फिर डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंगली चार्ज कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि शेड्यूल 2 को अडॉप्ट करें, ठीक है? आप अपने भी अपनी प्रोविजन बना सकते हो। चलो ध्यान से सुनना। इफ एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगेंस्ट एनी पीपी इज वेव्ड ऑफ बाय द वेंडर, मान लो मैंने ईएमआई पे इंस्टॉलमेंट्स पे एसेट ली, अब मेरा जो कौशिक बंसल है वो पहले मेरा वेंडर था, मेरा रिश्तेदार बन गया, वो कहता अब आपसे क्या पैसे लें, तो वो एसेट की वैल्यू जितनी मैंने इंस्टॉलमेंट अब उसको नहीं दी वो माइनस हो जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू से। क्लियर है? दोबारा सुन लो इंग्लिश में। If any amount outstanding against any PPE is waived off by the vendor, then it must be reduced from the carrying amount of PPE. Any doubts? Any expenditure incurred after the asset is ready for use should not be capitalized, it will go to vendor. वही बताया मैंने पहले भी कि put to use और ready to use में जो बीच का टाइम है, अगर उसमें कोई खर्चा हो रहा है वो P&L में जाएगा, asset की वैल्यू में ऐड नहीं होगा। If any entity have two machines of similar nature, दो machines हैं सिमिलर नेचर की है, इट कैन नॉट चार्ज टू मेथड्स ऑफ डिफरेंट डेप्रिसिएशन। एक ये नहीं कि ऐसा नो, सिमिलर नेचर है ना मशीन्स की, तो सेम वे ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। क्लियर है? बट एंटिटी कैन चार्ज टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। 30 मशीन्स हैं, अब उनकी नेचर अलग है, 20 की 10 की अलग है, तो मैं भी 10 पे एसएलएम लगा दूं, 20 पे डब्ल्यूटी पे लगा दूं, ये डिफरेंट। ठीक है? This is all about theoretical portion of ASN. Let's start the practical. जल्दी करो बस। ये बने कि नहीं है इसमें? चलो पढ़ो, आंसर्स नहीं पढ़ने, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन, आंसर बुक से पढ़ना पड़ेगा। Entity A, a supermarket chain, is renovating one of its major stores. The store will have more available space for in-store promotion outlets after the renovation and will include a restaurant also. ठीक है? Management is preparing the budgets for the year after the store reopens, which include the cost of remodeling and expectation of a 15% increase in sales resulting from the store renovation, which will attract new customers. State whether the remodeling cost will be capitalized or not. Question समझ में आया? दोबारा पढ़ाऊं? एक मिनट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज ध्यान दो एवरीवन। एक एंटिटी ए है, ऑर्गेनाइजेशन ए है, जो एक सुपरमार्केट चेन है, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी सुपरमार्केट है, इज रेनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर्स, वो स्टोर्स को रेनोवेट कर रही है अपने एक स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस, उससे उसका एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा उसके अंदर, जिसके कारण उसमें 15% से आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो ये जो आपकी स्पेस बढ़ रही है, जो आपकी कॉस्ट, जो आपकी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, क्या ये हम खर्चा जो करेंगे इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस, क्योंकि आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। पढ़ो आंसर बुक्स में ध्यान। द एक्सपेंडिचर ऑन रीमॉडलिंग विल क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स in form of 15%. The cost of remodeling can be measured reliably, therefore it should be capitalized. Illustration 2, जल्दी आशु रीड द क्वेश्चन बेटा, मेरे को मिलेगा अभी, टाइम लगेगा। 30th पेज पे entity A has an existing freehold very important question. Entity A has an existing freehold factory property which it intends to now चलो पढ़ो भाई आशुतोष। Entity A has an existing freehold factory property which it intends to knock down and redevelop. During the redevelopment period, the company will move its production facilities to another temporary site. The following incremental cost will be incurred. Setup cost of 5 lakh to install machinery and equipment, land rupees 15 lakh, and removal cost of 3 lakh to transport the machine from the old location to the temporary location. पहले क्वेश्चन समझा पढ़ो। सर इसमें ये बोला हुआ है कि मेरे को पुरानी प्रॉपर्टी थी फैक्ट्री की, उसको हमने
वो उसको दोबारा से बनाना है, पहले डिसमेंटल। तो उसी जगह पे बनाना है, नहीं अलग अलग जगह न्यू पे लोकेशन पे बनती है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। Existing freehold property which intends to knock down and redevelop, उसने वहीं पे तोड़ के बनाना है, वो अपना बिजनेस लेकिन वो साथ वाले घर में शिफ्ट हो रहा है। हाँ जी, ठीक ये है क्वेश्चन। पढ़ अब ध्यान से आगे। During the redevelopment period, company will move its production facilities to another site. मैंने इस घर को तोड़ के दोबारा यही घर बनाना है, बट मैं रहने कहीं और जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, क्लियर है? अब फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी इंकर्ड, सेटअप 5 लाख है, इंस्टॉल मशीनरी इन द न्यू लोकेशन। अब यहाँ न्यू लोकेशन का मतलब ये नहीं है कि इसी घर में लग रही है, साथ वाले घर में मैं वो ये बोर्ड उतार के लेके जा रहा हूँ, उसके 5 लाख लगेंगे। सेकंड, मुझे उस घर का रेंट देना पड़ेगा कितना? 15 लाख। तीसरा, रिमूवल कॉस्ट देनी पड़ेगी 3 लाख। क्या ये सब खर्चे न्यू मशीनरी न्यू बिल्डिंग में ऐड होने चाहिए? होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि उसे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, दीज आर इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अगर मैं ये एसेट बनाता ही ना तो क्या मैं खर्चा करता? यही लाइन पढ़ाई थी मैंने तुझे। बैठ जा, पढ़ो इसका आंसर जल्दी। कौन पढ़ेगा? वानी का रीड आउट। Constructing or acquiring a new asset may result in incremental costs that would have been avoided if the asset had not been constructed. ये लाइन लिखी or है, acquired. ये प्लीज लर्न कर लेना आज रात को। कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग अ न्यू एसेट may result in the incremental cost that would have been avoided अगर हम उसको if the asset had not been constructed। हम उसको अवॉइड कर सकते थे ना, समझ गए? आगे बढ़ो। These costs are not to be included in the cost of the asset if they are not directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. The cost to be incurred by the company has the nature of cost of relocating or reorganizing operations of the company and do not meet the requirement of AS10 and therefore cannot be ठीक है, counted. तो अल्टीमेटली नहीं काउंट होगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, AS10 में नहीं आएगी। जिनका कल एग्जाम है इस क्वेश्चन में कोई उनको डाउट है, बाकी तो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा अगर है तो। है तो नहीं कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चले आगे, थर्ड इलस्ट्रेशन पढ़ो अनिका। Omega Limited contracted with the supplier to purchase machinery which is to be installed in its one department in 3 months' time. Special foundations were छोड़ो क्वेश्चन, देखो क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन में। हमने एक मशीनरी ली, उसकी वैल्यू 1,40,000 है, 45,000 पर मंथ का कोई एम्प्लॉइज का खर्चा है, 1,58 लाख का परचेज प्राइस है, 50,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो उन्होंने बोला टोटल कॉस्ट क्या होगी, सब कुछ क्या हो जाएगा? ऐड। खत्म क्वेश्चन। वो 3 महीने का है तो 45,000 इनटू पर मंथ था ना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ जल्दी से। कैपिटलाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इलस्ट्रेशन 2 और 4 तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है, तो दोनों में फर्क समझना। जो 2 अभी हमने पढ़ी थी, हम साथ वाले घर में जा रहे थे ना, यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन देखने में सेम लगेगा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर जल्दी से। Entity A, which operates a major chain of supermarkets, has acquired a new storage location. The new location requires significant renovation expenditure. Management expects that the renovation will last for 3 months, during which the supermarket will be closed. पहले क्वेश्चन समझो। हमारी एक सुपरमार्केट चल रही है ऑलरेडी, हमने एक नया स्टोर बाहर खोला है और जिसको रेनोवेट करने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा, तो हमारी सुपरमार्केट बंद रहने वाली है। इतना समझ में आया? 3 महीने हम अपनी सुपरमार्केट क्या करेंगे? बंद, और वहां पे ओपन करेंगे। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ। Management has prepared the budget for this period, including expenditure related to construction and remodeling costs, salaries to staff who will be preparing the store before its opening, and related utility. तो मैनेजमेंट ने पूरा बजट बनाया, इतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगी, इतनी सैलरीज लगेगी, सैलरीज तो स्टाफ को देनी पड़ेगी क्योंकि वो वाला की सजावट कर रहे हैं कि नया स्टोर हम खोल सके। तो मोनिका, क्या ये जो नया स्टोर हम खोल रहे हैं, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड और नॉट? वेरी गुड आंसर। यहाँ पे जो हम नया स्टोर खोल रहे हैं उसको हम फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे, लेकिन जो सैलरीज हम दे रहे हैं ना वो नहीं दी जाएगी उसकी ओवरऑल इन कॉस्ट में। वो तो अगर हम अपना स्टोर ना भी खोलते तब भी यहाँ पे सुपरमार्केट चल रही है ना, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो P&L में जाता है। पढ़े इसका आंसर? चलो वानिका, रीड द आंसर। यहाँ से पढ़ ले, हाउएवर से, ये मेन आंसर है। However, if the cost of salaries, utilities, and storage of goods are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the supermarket was open, then these costs are not necessary to bring the store to the condition necessary for समझ में आ गया कि जो सैलरी है वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो नया हमने पूरा स्टोर खोला है वो ऐड होगा उसकी कैपिटलाइज। इजी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलिए शिवम, रीड द क्वेश्चन, बोर्ड से पढ़ो। An amusement park has a soft opening
to the public to trail run its attraction. Tickets are sold at a discount, 50% discount during this period, and the operating capacity is 80%. The official opening date of the amusement park is 3 months later. Management claimed that the soft opening is a trial run necessary for the amusement park to be in condition capable of operating in the intended manner. Accordingly, the net operating cost incurred should be capitalized. Comment. सोच पहले आंसर क्वेश्चन समझो सर हम बेसिकली ये वो ट्रेन वाला एग्जांपल होगा कि हमें वो रन करना था ताकि जब ब्रेन रन करना तो अलग चीज थी वो तो लेते हैं कॉस्ट में हाँ जी एक मिनट ध्यान से पढ़ ले एक बार क्वेश्चन को वानिका कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन सिर्फ मैं पढ़ता हूं एक बार क्वेश्चन ध्यान देना प्लीज An amusement park has a soft opening to the public to trial run its attractions. Tickets are sold at 50% discount during this period, and the operating capacity is 80%. मतलब पूरा भी नहीं भरा अभी वो 100% की operating capacity नहीं है. The official opening day of the amusement park is 3 months later. Management claims that the soft opening is a trial run necessary for the amusement park to be the condition capable of operating in the intended manner. Accordingly, the net operating cost incurred should be capitalized. Management कहती है इसको value of asset में add कर दो. करना चाहिए. इसमें मतलब इसमें क्या रीजन है इंटेंडेड टू बी सेल से पहले वाला जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं इंक्लूड करते ना. अब यहाँ ये पे पता है कौन से एग्जाम्पल के साथ जा रहा है उन्होंने ना कंफ्यूज कर दिया तुम्हें क्वेश्चन में कि मेट्रो वाले एग्जाम्पल में ले जाओ ट्रायल रन बोल दिया ना वर्ड लेकिन ये पता है कौन सा एग्जाम्पल है लैंड थी उस पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अभी बन रहा है 80% बन गया इतनी सी लैंड खाली थी मैंने आशु को रेंट पे दे दी थी 90,000 की याद आया तो वो हम कैपिटलाइज में नहीं डालेंगे सेल्स वैल्यू वो हम P&L में चार्ज करेंगे लेट्स रीड द आंसर नाउ द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड बिकॉज़ but should be recognized in the statement of P&L even though it is running at less than the full operating capacity that is 80%. There is sufficient evidence that the amusement park is capable of operating in the manner intended by management. Therefore, these costs are specific to startup and therefore should be expensed as income. Expense means it should go only in the P&L account. इसको मेट्रो के साथ relate ना करें. Next topic, illustration number 6. One of you please read out. Monica. Entity A exchanges land with the book value of 10 lakh for cash of 20 lakhs and plan to रुक जा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास लैंड है उसकी बुक वैल्यू में 10 लाख रुपए की दिखा रही है वो लैंड उसने ना कैश ले लिया 20 लाख का मुझे याद आ रहा है लैंड के बदले में कैश ले लिया 20 लाख का और प्लांट एंड मशीनरी भी ले ली 25 लाख की व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड स्टैंड अप वो कह रहा है कंसीडर द ट्रांजैक्शन एज अ कमर्शियल सब्सटेंस मार्केट में अवेलेबल है वो फेयर वैल्यू लेंगे तो क्या एंट्री बनाओगे इसकी जर्नल एंट्री बनाना लैंड के बदले में उल्टा लैंड ली है एक लैंड गई एक लैंड आ गई और लैंड के बदले में लैंड ली कैश और मशीनरी ली है कैश और प्लांट मशीनरी एसेट नहीं लैंड ठीक है कैश कितना लिया क्वेश्चन में पढ़ 20 लाख लाख डेबिट हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन ठीक है मशीनरी आ गई 25 लाख की डेबिट व्हाट कम्स इन हमारी लैंड कितने की चलेगी 2 लैंड 10 लाख बैलेंसिंग फिगर कितनी आई किसमें फेंकेंगे करेंगे लिखा ही नहीं क्वेश्चन में एब्सेंस है इंफॉर्मेशन की कहाँ फेंकोगे यार प्रॉफिट हुआ है P&L में रिवैल्यूएशन रिजर्व ओपन नहीं ना किया हुआ उसने और वैसे भी अगर किया भी होता तो प्रॉफिट तो कहाँ ही जाता है P&L सिट डाउन अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ ये रीजनल सर जो जनरल रिजर्व में आता है वो अगर हमने पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व कर इलस्ट्रेशन नंबर 7 वानिका रीड आउट Entity A exchanges मनन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ो भाई Entity exchanges car X with book value of 13 lakhs and a fair value of 13,25,000 for cash. कौन सी वैल्यू लोगे बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस कितनी लेंगे 13 लाख For cash of rupees 15,000 and car Y which has fair value of 13,10,000. The transaction lacks commercial substance. अब इसका कमर्शियल सब्सटेंस नहीं मतलब असेंबल्ड है ये एसेट As the company's cash flows are not expected to change as a result of the expansion. It is in the same position as it was before the
transaction. What will be the measurement cost of the assets? देखो अब हमने क्या किया, हमने एक कार दी, उसके बदले में एक कार ले ली, कार X दे दी, तो 2 कार X क्रेडिट व्हाट Goes out. 13 लाख लिख दो उसमें, और इसके बदले में कैश भी लिया 15,000, कैश डेबिट हो गया, तो कार Y की वैल्यू क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर। देखो आंसर, कैश अकाउंट डेबिटेड to car X 13 lakh, fair value or WDV whichever is less, car Y will be the balancing figure. Any doubts in the question? समझ गए? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, illustration number 8, Manan read out. What happens if the cost of the previous part inspection was not identified at the transaction in which the item was एक required? मिनट बेटा, एक मिनट, दोबारा पढ़। What happens if the cost of the previous part inspection was not identified in? देखो अब ये टॉपिक मैंने तुम्हें थ्योरी में पढ़ाया नहीं, तो पहले एक बार इसके पीछे वाला पेज खोलो फटाफट से। 5.39 लाइट्स चेंज, टॉपिक का नाम है रेगुलर मेजर इंस्पेक्शंस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मिल गया? In certain cases, a condition of continuing to operate an item of property, plant, equipment, example aircraft, may be performing regular major inspections for faults, regardless of whether the parts of item are replaced. When each major inspection is performed, the cost is recognized in the carrying amount of the item of PPE as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Any remaining carrying amount of the cost of the previous inspection is de-recognized. देखो, एयरक्राफ्ट है, तुम उसको ना हर बार जब भी प्लेन उड़ता है या उसकी कुछ टाइम लिमिट्स होती है, इतने टाइम बाद ना आपको उसके पार्ट्स जाके चेक करने ही पड़ते हैं कि उसकी कोई चीज़ रिप्लेस तो नहीं करनी। अगर मान लो कोई रिप्लेस करनी पड़ गई ऑन द स्पॉट, जो पुराने वाले पार्ट की बुक वैल्यू है ना वो डी-रिकॉग्नाइज हो जाएगी, बुक्स में से 0 वैल्यू हो जाएगी उसकी। इतना क्लियर हो गया पैराग्राफ? मैंने इंस्पेक्शन वर्ड नहीं ना बताया, उसके लिए पढ़ा। आगे देखो, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, अगर तो बेटा रेगुलर है तो P&L में फेंक दो। नीचे पढ़ो सेकंड वाला, अगर उससे उसकी लाइफ बढ़ रही है तो कैपिटलाइज करेगा। तीसरा, अगर आप रिप्लेस कर रहे हो उसको, मेजर इंस्पेक्शन या मेजर ओवरऑल कर रहे हो, पढ़ो फॉर्मूला, WDV में न्यू पार्ट को ऐड कर देना, पुराने वाले पार्ट को माइनस कर देना। क्लियर हो गया सबको? अब आ जाओ अगले पेज पे। The WDV of old part or inspection in case of major replacement or inspection can be determined through the various following sources. पहला, ब्रेकअप फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, मतलब आप अपने सप्लायर का बिल देख लो, उसने कितने का तुम्हें लगाया, उसकी 4 आइटम है तो ब्रेकअप कर लो उसका कि डेट आइटम कितने की थी। दूसरा, अगर नहीं पता लग रही वैल्यू तो कौन सी वैल्यू ले लो ना, फेयर वैल्यू। अब जो अगला पैराग्राफ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वानिका विल रीड एंड मनन विल एक्सप्लेन। जल्दी रीड करो। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, If it is not practicable for an enterprise to determine the carrying amount of the replaced part for inspection, it may use the cost of the replacement or the estimated cost of a future similar inspection as an indication of what the cost of the replaced part or an existing inspection component was when the item was acquired or constructed. समझो। मतलब अगर मैं आपको पता नहीं लग रहा कि हमने कोई एक्सपेंडिचर करा तो उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे वो फेयर वैल्यू नहीं बोल रहा, इंस्पेक्टेड अमाउंट बोल रहा, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मींस जितने का वो पुराना था, वो नियम पता कर पा रहे। जो उसकी जो पार्ट की या फिर रहेगा उसके रिप्लेसमेंट करेगा। वेरी गुड, फिर हम उसको मान लेंगे कैरिंग अमाउंट। फॉर एग्जांपल मान लो एयरक्राफ्ट में एक पार्ट ऐसा है जिसका कैरिंग अमाउंट नहीं पता लग रहा कि बुक्स में कितने का रिकॉर्डेड है। कुछ अमाउंट, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं ना जो जुड़े हुए होंगे, अब उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, अब नहीं पता लग रहा उसका कैरिंग अमाउंट, तो कैसे पता लगेगा? जितनी उसकी मार्केट में क्या होगी, रिप्लेसमेंट वैल्यू। आज मान लो पहले 1 लाख का लिया हुआ तुमने, आज वो 3 लाख का है, तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या मानी जाएगी? 3 लाख। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट वैल्यू। क्लियर? ये इलस्ट्रेशन 9 का यही पैराग्राफ आंसर है। इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाओ, रीड आउट। What happens if the cost of the previous part inspection was not identified in the transaction in which the item was acquired? क्वेश्चन समझा पहले। जो प्रीवियस पार्ट है, जो इंस्पेक्शन है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो जब वो हमने खरीदी थी और कंस्ट्रक्ट की थी, क्या मतलब है इसका? लेकिन मतलब कोई हम ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसकी वैल्यू नहीं पता कर पा रहे थे, मुझे एक्चुअली में वो ऐसे तो क्या बताया था मैंने भी चीज़ में? इसको डीरेगुलेट कर दो, उसको बुक्स में से हटा दो। तीसरा फॉर्मूला, जो WDV वैल्यू होगी पुराने वाली वो माइनस नए वाली ऐड। पढ़ो इसका आंसर क्या लिख रहा है? डी रिकॉग्निशन, 1 वर्ड आंसर। उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो बुक्स में से। क्लियर हो गया?
Derecognition of carrying amount occurs regardless of whether the cost of previous part was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed. मतलब ये नहीं देखना उसकी वैल्यू क्या चल रही है अभी, उसको बस बुक्स में से हटाना है हमने, क्योंकि हम उस पार्ट को क्या करने जा रहे हैं, रिप्लेस. थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, आंसर बहुत इजी है. क्वेश्चन ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि पुराने पार्ट का क्या करना है अमाउंट में, रुपीज में, उसको क्या करें बुक्स में से. वन वर्ड आंसर, डीरिकॉग्नाइज. बस आ जाओ इलस्ट्रेशन 9th पे. अब पढ़ो क्वेश्चन क्या है. 9th इज इंपॉर्टेंट. What will be your answer in the above question if it is not practicable for an employee to determine the carrying amount of the replaced part of the special? अभी बताया था मैंने, जो उसकी नेक्स्ट इंस्पेक्शन वैल्यू होगी, नेक्स्ट रिप्लेसमेंट वैल्यू होगी, वो ले लेंगे. वही पैराग्राफ जो ऊपर मैंने अभी पढ़ाया. इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, देखो वही सेम चेपा है उन्होंने आंसर. समझ आ गया. नेक्स्ट इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड. चलो जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10. त्रिभुवन, आप समझाओगे क्वेश्चन. वानिका इज गोइंग टू रीड. Entity A is a large manufacturing group. It owns a number of industrial buildings such as factories and warehouses and office buildings in several capital cities. The industrial buildings are located in industrial zones, whereas the office buildings are in central business districts of the cities. Entity A's management wants to apply the revaluation model as per AS10 to the subsequent measurement of the office building, but continue to apply the historical cost model to the industrial building. State whether this is acceptable under स्टैंडर्ड त्रिभुवन. क्वेश्चन समझाओगे कि क्या है. जो एंटिटी ए है वो एक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है और जो कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑफिशियल बहुत सारी बिल्डिंग्स है उसका. वो कंस्ट्रक्ट करती वो एक के लिए क्या मॉडल मांग रही है, दूसरे के लिए क्या मांग रही है, ये कर सकती है कि नहीं, हाँ या ना. बिल्डिंग्स ही हैं दोनों. वो कह रही है एक पे मैं वैल्यूएशन रिजर्व वाला मेथड करूंगी, एक पे मैं कॉस्ट वाला मेथड लगाऊंगी. इज इट प्रैक्टिकेबल? बिल्डिंग्स हैं बट दोनों. ऑफिस और इंडस्ट्रियल है. वेरी गुड. ब्लॉक अलग अलग है, एक इंडस्ट्रियल है, एक ऑफिस एक अलग है ना, कंफ्यूज कर रहा हूं. इंडस्ट्रियल है और दूसरी क्या है, Office. तो कर सकते हो. ठीक है. WDVs जो हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ी थी, उसमें भी ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स पे अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन थे. शाबाश, वेरी गुड. चलो आंसर पढ़ाऊं इसका, हो गया पढ़ाऊं. चलो. Entities A's management can apply the revaluation model only to the office buildings. The office buildings can be clearly distinguished from the industrial buildings in terms of their functions, nature, general location. So AS10 permits the assets to be evaluated only by class basis. The different characteristics of the buildings enable them to classify as different PPE classes, the different measurement models, and can therefore be applied to all those classes for subsequent measurement. However, all properties within the class of office buildings must be carried out revalued. कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है कहानी में. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. Vanika read out and Toshik Bansal is going to explain. Entity A has a policy of not providing for depreciation on PPE capitalized in the year until the following year, but provides for a full year's depreciation in the year of disposal of an asset. Is this acceptable? Stand up, Toshik, and explain the question. एक कंपनी ने पॉलिसी बना ली है, हाँ क्या? एक कंपनी की पॉलिसी बनानी है कि वो अपनी पीपीई पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, पर जिस साल उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ करना था उस साल उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया. कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते. क्यों? ऐसे 100% डेप्रिसिएशन डाल सकते हैं इन द ईयर ऑफ परचेज. मैंने तो बताया था 100% डेप्रिसिएशन डाल सकते हैं इन द ईयर ऑफ परचेज. एसेट हमारे को जो अगर एसेट की मिनिमम वैल्यू और हम चाहते हैं कि उसको वैल्यू निकालना तब करते हैं कि मतलब उसको नहीं. लल्लू राम, वो परचेज का था, ये सेल का है. और वैसे भी हमने अकाउंट्स में बचपन से क्या पढ़ा है, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. जो डेप्रिसिएशन आती है वो हर साल लगाते हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑब्वियसली. एक बार डेप्रिसिएशन क्यों डाल रहे हैं? परचेज में डाल सकते हो 100%, सेल वाले ईयर में हर साल क्या चार्ज करो अपनी अपनी. तभी तो इनकम टैक्स में अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का टॉपिक बना है. पढ़ो आंसर इसका क्या है. द डेप्रिशिएबल, लास्ट लाइन पढ़ लो बस. Useful life means the period over the asset is expected to be available for the use by entity. Depreciation should commence as soon as the asset is acquired and is available for use. Thus, the policy of entity A is not acceptable. Clear? Sit down. Good. Starting with good. Chalo. Illustration number 12. Me to read out. Entity A purchased an asset from Jan to
2021 for 1 lakh and the asset had an estimated useful life 10 years and a calculated the year of death. On first देखो 1 लाख की एसेट है, लाइफ है 10 साल, डेप्रिसिएशन निकालो जल्दी। 10,000 आ गई, सर ये सर ये 10 लाख दे दीजिए। आगे बढ़ो। On 1st Jan 2025, the directors reviewed the estimate life and decided that possible to originally used for further 4 years. 4 साल के लिए और यूज हो सकती है। अगर 10,000 बेटा 1 साल की डेप्थ है तो 4 साल की डेप्थ क्या होगी? 40,000। यस और नो? अब 1 लाख वैल्यू थी, 40,000 और डेप्थ लग गई, क्या रह गई उसकी वैल्यू? 60,000। इतना क्लियर हुआ तो मैं आगे कराऊं या मैं करके दिखाऊं बोर्ड पे? इतना क्लियर हो गया? 10,000 कैसे आया था? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10,000 into 4 40,000, 1 लाख माइनस 40,000 इज 60,000। इतना क्लियर है? अब 60,000 आ गई उसकी वैल्यू और 4 साल लाइफ बढ़ गई, तो अब नई डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 15,000 15,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स के लिए बढ़ी है। उस साल से वो होगा। अरे नहीं उस साल से 4 साल आगे है। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, आंसर निकालिए जल्दी करो, पढ़ क्वेश्चन, देख बोर्ड पे देख। The entity has started definition using the straight line method at 10,000, that is 10 years से डिवाइड कर। क्लियर है इतना? ऊपर देख ले बोर्ड पे। 1 जनवरी 2005 को the assets net book value is 1 लाख minus 40,000, 4 साल है ना, 60,000 आ गई। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 4, और 60,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? 15,000 पर annum is the amount of debt। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने 11वीं की टेस्ट में डाला था ऐसा क्वेश्चन, गलत था। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13, चलवानी का जल्दी। Entity B constructs a machine for its own use. Construction is completed on 1st November 2021, but the company does not begin using the machine until 1st March 2022. From the date. कमेंट, मोनिका कमेंट। एक कंपनी है, उसने एक मशीन अपने यूज के लिए बनाई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई नवंबर में, लेकिन उसने यूज नहीं की अभी तक, मार्च आ गया। तो नवंबर से मार्च तक का जो एक्सपेंडिचर होगा वो हम P&L ओके, और से वेरी गुड, ये मेन आंसर। जब हमने बन गई तब से ही क्या लग जाएगी? इनकम टैक्स नहीं बढ़ रहे, वहाँ पुट टू यूज होता है, यहाँ क्या है? रेडी टू यूज। शाबाश, चलो भाई इलस्ट्रेशन नंबर 14, आशुतोष। Property costing 10 lakh rupees is bought in. लाइट्स चेंज कर लो प्लीज। A property costing 10 lakh rupees is bought in the 20 जो भी है। It 2001 बेटा। हाँ जी। It estimates total physical life is 15 years. However, the company considered it likely that it will sell the property after 20 years. रुक जाओ, एक एसेट ली तुमने 10 लाख रुपए, उसकी लाइफ कितनी है? 50 साल। लेकिन तौशीद बंसल कहता है कि मैं तो अभी 20 साल बाद डिस्कार्ड करने वाला हूँ इसको, मैंने नहीं रखना 50 साल इसको। ठीक है, अब पढ़ो अगला पैराग्राफ। The estimated residual value in the 20th year time based on the 2001 price is 10 lakh और 10 लाख की ली थी और अभी भी 20 साल बाद भी उसकी वैल्यू क्या है? 10 लाख। तो डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 0। ये आंसर है, पढ़ लो आंसर, फटाफट से आंसर पढ़ो। लास्ट लाइन, देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन अमाउंट और डेप्रिसिएशन इज करेक्टली 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी पार्ट पढ़ो, कितनी है वैल्यू? 9 लाख। 10 लाख की ली थी, 9 लाख वैल्यू रह गई, डेप्रिसिएशन 1 लाख, कितने साल चलाई? 20 साल। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, आंसर इज 5,000। चेक कर पाइए है? फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वानिका, you will read and Monica will explain. जल्दी। Entity B manufactures industrial chemicals and uses blending machines in the production process. The output of the blending machine is consistent from year to year and they can be used for different products. However, मेरे को आंसर मिल गया। ये लाइन पढ़ो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आउटपुट ऑफ द ब्लेंडिंग मशीन इज कंसिस्टेंट। जब आउटपुट कंसिस्टेंट होती है ना तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर आउटपुट अलग अलग होगी ना तो डेप्रिसिएशन WDV या रेजिडुअल वैल्यू मेथड, बहुत सारे लीज के लिए अलग थे, फाउंडेशन में पढ़े होंगे 13-14 मेथड्स। तो बस यहीं से आंसर मिल गया, आउटपुट इज कांस्टेंट। So what answer should be there? Straight line depreciation will be charged because the production output is consistent from year to. Last question of the chapter, illustration number 16. One can read out. Entity A carried plant and machinery in its books for 2 lakhs. These were destroyed in a fire. The assets were insured
new for old and were replaced by the insurance company with new machines that cost 20 lakhs. The machines were acquired by the insurance company and the company did not receive 20 lakhs as cash compensation. State how entity A should account for the same. Ashu, explain the question. Stand up. एक मिनट इसमें सर मेरा पहले क्वेश्चन पढ़ ले एक बार आराम से, take your time. समझ रहे हो? Illustration 16 है. बोलिए लड़की. 2 लाख की थी और उसकी वजह इंश्योरेंस कंपनी ने उसको 20 लाख की दी है। हाँ बेटा, क्योंकि वो चल तो कितने की पहले सालों की हुई थी ना, 2 लाख तो आज उसकी वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है उसका, इंस्पेक्टेड वैल्यू 2 लाख। मतलब जब खरीदी होगी मे भी 50 लाख की खरीदी है उसने, आज उसकी वैल्यू 2 लाख है। उसने इतनी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराई कि उन्होंने कैश नहीं दिया उसको, 20 लाख की मशीनरी लगवा दी। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है उस कैरिंग अमाउंट को क्या करें, क्या करें? उसको अपनी बुक्स में शो देगा, कैपिटलाइज रहेगा। 2 लाख ऐड रहेगा, 2 लाख में 2 लाख तो चले गए ना, वो माइनस हो जाएंगे, वो हमारा डेबिट बुक्स में क्या माइनस PM होगी, वेरी गुड, में चैनल में फेंक देंगे। हेड अप, पढ़ो। Entity A should account for a loss in statement of P&L on derecognition of the carrying value of machinery in accordance with AS number 10. Entity A should separately recognize the receivable and the gain in the income statement resulting from insurance proceeds under AS number 29 revised. ये उसने ये बोला यहाँ पे, the receivable should be measured at the fair value of the asset that will be provided by the insurer. उसने बोला अगर उसको कोई प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट P&L में दिखाएगा, और अगर उसको कोई लॉस हुआ है वो भी P&L में दिखाएगा, और जो डीरेगुलेटेड वैल्यू 2 लाख की थी वो भी P&L में दिखाएगा, और जो न्यू एसेट उसके पास आई है उसको कैपिटलाइज करता है। एनी डाउट्स? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10.